दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कायर सियार। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कायरता एक अभिशाप है। कायर व्यक्ति साहस का कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वह वीर लोगों के बीच ही क्यों ना रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में शेर और शेरनी रहते थे। दोनों बड़े अच्छे स्वभाव के थे तो शेर शेरनी पर अपने से छोटे जीवों पर दया करते थे। कुछ दिनों के बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। शेर और शेरनी बहुत खुश थे। देखो, अब तुम शिकार के लिए ना जाया करो। बच्चे छोटे छोटे हैं, आखिर उनकी देखरेख कौन करेगा। एक दिन जब शेर शिकार के लिए निकला तो बहुत दौड़ धूप करने पर भी उसे कहीं भोजन न मिला। दिन बीत गया पर शेर के हाथ कुछ न लगा। शाम हो चुकी थी। शेर खाली हाथ घर की ओर लौट रहा था। अरे, आज तो पूरा दिन बीत गया, कहीं भी भोजन नहीं मिला। अब अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो तो भूख के मारे परेशान हो रहे होंगे। अब क्या करूं? अचानक चलते चलते शेर की नजर सियार के एक बच्चे पर पड़ी। उस सियार को देखकर एक बार तो शेर के मन में आया, क्यों ना इसी को खा लिया जाए। फिर उसने सोचा, वह शेर होकर सियार के बच्चे को क्या मारे। पर इस समय उसे शेरनी की याद आई। अरे, मैं भूखा रहूं तो रहूं, पर घर पर मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी तो भूखी है। क्यों ना मैं आज बच्चों और शेरनी के लिए इस सियार के बच्चे को ही ले जाऊं। शेर सियार के बच्चे को उठाकर घर की ओर चल पड़ा। शेर ने घर पहुंचकर शेरनी से कहा, आज तो दिन भर कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब लौट रहा था तो सियार का ये बच्चा हाथ लगा। लो, आज इसी को खाकर अपनी भूख मिटा लो। अरे, आज जब कुछ तुम्हारे हाथ न लगा तो तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। तुमने सियार के इस बच्चे को क्यों नहीं मारकर खा लिया? इस छोटे से बच्चे को मारकर खाने के लिए मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो तुम क्या समझते हो कि मैं इस छोटे से प्यारे से बच्चे को मारकर खा जाऊंगी? मैं भी तुम्हारी ही स्त्री हूँ, मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। तो फिर लाओ, मैं इसे वन में ही छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं यह भी नहीं होने दूंगी। मैं इसे पालूंगी। मेरे 2 बेटे हैं। आज से ये सियार मेरा तीसरा बेटा हुआ। शेरनी उस दिन से सियार के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। वह जो प्यार अपने बच्चों को देती थी, वही प्यार अब वह सियार के बच्चे को भी दिया करती थी। सियार का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह कुछ बड़ा होने पर शेर के बच्चों के साथ खेलने लगा। एक दिन जब तीनों बच्चे वन में घूम रहे थे तो उनकी एक हाथी पर नजर पड़ी। शेर के बच्चे ने जब हाथी को देखा तो वो जल्दी ही उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वे हाथी पर झपट कर उसे मार डालना चाहते थे, पर सियार का बच्चा हाथी को देखते ही डर गया। केवल इतना ही नहीं, सियार के बच्चे ने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम दोनों उसके पास ना जाओ, वो हाथी है, तुम्हें मार डालेगा। सियार का बच्चा अपनी बात खत्म करते करते भाग खड़ा हुआ। शेर के बच्चों ने जब अपने भाई को डरकर भागते हुए देखा तो उनका भी साहस टूट गया। हाँ, हो सकता है ये कोई बड़ा जानवर हो। वे भी हाथी का पीछा करना छोड़कर अपने घर की ओर लौट पड़े। शेर के बच्चे जब घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आज वन में हाथी मिला था। हाथी को देखकर ही हम दोनों उस पर झपट पड़े, पर हमारा तीसरा भाई डरकर भाग गया। वे हमारी सहायता करने के बदले घबराकर घर की ओर भाग उठा। शेरनी अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा उठी, पर सियार के बच्चे के तन बदन में आग लग गई। वह शेर के बच्चों की बात सुनकर जोश में आकर बोल उठा, तो तुम दोनों अपने को शूरवीर समझते हो और मुझे कायर? हरगिज नहीं, मैं कायर नहीं हूँ। शेर के बच्चे भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, हम तुम्हें कायर नहीं कहते, पर ये बात सच है ना कि तुम हाथी को देखकर भाग खड़े हुए थे? सियार का बच्चा और तेज गुस्से में आ गया। वह बात को बढ़ाता हुआ बोला, तो इसका मतलब है मैं कायर और तुम बलवान? बाहर निकलो, तुम्हें बताता हूँ। शेरनी ने देखा बात तो बढ़ती जा रही है। वह जल्दी ही बीच में आ गई
उसने सियार के बच्चे को अलग ले जाकर समझाते हुए कहा, देखो, वो तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें अपने भाइयों को इस तरह से ललकारना नहीं चाहिए। पर सियार का बच्चा क्यों शेरनी की बात सुनता। वह और भी ताव में आकर जोर जोर से कहने लगा, माँ, तुम तो मुझे ही कहती हो, आखिर इन दोनों ने मुझे कायर क्यों कहा? शेरनी मुस्कुरा उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह बात सत्य तो है कि तुम्हारे कुटुंब के लोग हाथी नहीं मारते। सियार का बच्चा चौंक गया। उसने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे कुटुंब के लोग हाथी नहीं मारते। देखो, तुम सियार के बच्चे हो। मुझे तुम पर दया आ गई थी। मैंने तुम्हें पाल लिया। मेरे बच्चों को अभी यह बात नहीं मालूम कि तुम सियार के बच्चे हो। मुझे लगा था कि तुम शेर और शेरनी के इस बच्चों के साथ पलोगे तो तुम भी शेर जैसे बन जाओगे, लेकिन तुम कायर निकले। अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे बच्चों को पता चला कि तुम सियार के बच्चे हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। सियार का बच्चा यह जानकर कि वह सियार का बच्चा है, भयभीत हो उठा। वह वहाँ से भाग निकला। अब अंत में शेरनी ने अपने उस तीसरे बेटे के बारे में अपने बच्चे को क्या बताया, ये तो शेरनी ही जाने। दोस्तों, हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साहसी की जीत। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत आने पर अपने साहस से काम लेना चाहिए और अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बकरी थी और उसका एक मेमना। दोनों ही जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी और उसके मेमने को भी। बकरी ने मेमने से कहा, चलो बेटा, पानी पी आते हैं। हाँ चलो माँ, मुझे भी प्यास लगी है माँ। बकरी और मेमना हंसते गाते नदी की ओर चल दिए। मम्मी मम्मी, गाना सुनाओ। हाँ बेटा, सुनाओ। अक्कर बक्कर बम्बे पो, अच्छी 90 पूरे 6। बातों ही बातों में बकरी ने मेमने को बताया कि साहस और धैर्य से संकट को कैसे टाला जा सकता है। बेटा, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना। साहस से काम लोगे तो संकट को हमेशा टाला जा सकता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। समझे? समझ गया माँ, मैं हमेशा याद रखूंगा। दोनों माँ बेटे नदी किनारे पहुँचे। नदी को प्रणाम कर पानी पीने लगे। तभी नदी ने उनसे कहा, बकरी बहन, भेड़िया आने ही वाला है। जल्दी पानी पीकर अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर मेमना नदी से बोला, भेड़िया गंदा है। वो मुझ जैसे छोटे जीव पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वो घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मैं जानती हूँ बेटा, भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। पर क्या करूं? वे जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। प्यास बुझाना मेरा धर्म है बेटा। मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी और मेमने को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। दोनों नदी की ओर झुके और पानी पीने लगे। नदी का पानी बहुत ही शीतल और बहुत ही मीठा था। पानी पीकर जब बकरी उठी तो उसने देखा उसके सामने लाल आंखें, नोकीले पंजे और लंबे लंबे दांत वाला एक राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया खड़ा था। भेड़िए को देखते ही बकरी के पसीने छूट गए। वो घबरा गई। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबरा गया। थोड़ी देर तक दोनों सन्न रह गए, जैसे उनकी सांसें रुक गई हों। उन्हें देखकर भेड़िया बोला, अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मुझे यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा और बाद में पानी पीऊंगा। तब तक बकरी और मेमना दोनों ही संभल चुके थे और मेमना बोला,
छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। लगता है महीने से मुंह नहीं धोया। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खाई हो। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। मैं झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते। तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। मेमने की बात सुनकर भेड़िया मन में सोचने लगा, भला ये नन्ना मेमना झूठ क्यों बोलेगा। मैंने अपना मुंह रेत से रगड़ा तो था, लगता है वहीं पे गंदगी लग गई होगी। अगर ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो गंदगी मेरे पेट में ही जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। आखिर ये भाग कर जाएंगे कहाँ, एक झपट्टे में ही पकड़ लूंगा। ये सोचने के बाद भेड़िया बकरी से बोला, देखो मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना, वरना दोनों को बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप इसकी चिंता मत करो। हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। आप वहाँ जाकर साफ पानी से मुंह धो लीजिए। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भेड़िए को बात भा गई और वो उस ओर बढ़ा जहाँ बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पानी काफी गहरा था। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, तभी बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया। ले दुष्ट भेड़िए, ले जाके मार। अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे डूब गया मैं, डूब गया, अरे बचाओ। चलो बेटा चलो, भागो यहाँ से, जल्दी से जंगल की ओर भागो, चलो आओ। बकरी और मेमना नदी से बहुत दूर निकल आए। फिर वो दोनों एक सुरक्षित जगह रुके। बकरी ने बड़े प्यार से मेमने को देखा और मेमने ने अपनी माँ को एक विजेता के रूप में देखा। तभी बकरी ने मेमने से कहा, मैं कुछ समझे बेटा? हाँ माँ, समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है। और धैर्य अधिक बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। शाबाश। आइए दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सांप की नीचता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परेशानी कोई भी हो, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। इसलिए परेशानी कोई भी हो, हमेशा समझदारी से काम लें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी रहते थे। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर साल मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा कौवी जल्दी भोजन पाकर लौटे तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसलों में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सांप चला गया। कौवी ने कौवी को दिलासा देते हुए कहा, प्रिय, हिम्मत रखो प्रिय, अब हमें शत्रु का पता चल गया है। कुछ उपाय भी सोच ही लेंगे। अब क्या होगा? क्या उपाय सोचे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे कैसे बचेंगे? चिंता मत करो, मैंने एक उपाय सोचा है। हम पेड़ के ऊपर वाली टहनी पर घोंसला बनाएंगे और वो घोंसला चोटी के किनारे होगा और ऊपर आसमान में चील भी मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी होती है और वो नीच सांप यहाँ आने का साहस भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। काव काव काव। कुछ दिनों बाद कौवी ने नए घोंसले में फिर अंडे दिए। अरे ये कौवा कौवी अपने इस पुराने घोंसले को छोड़कर कहाँ चले गए?
इनका पता लगाना चाहिए। एक दिन सांप ने उनका नया घोंसला ढूंढ ही निकाला। उसने देखा कि कौवा कौवे उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे ये समझते देर न लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। ओह, तो ये है इनका नया घोंसला। अरे वाह, कौवी ने तो अंडे भी दिए हैं। आज तो इनको खाकर मजा ही आ जाएगा। कौवा और कौवी जब घर लौटे तो घोंसला खाली पाकर बहुत दुखी हुए। घोंसलों में अंडे न देख वे बहुत दुखी हुए। अरे ये क्या हो गया? फिर ये दुष्ट सांप अंडे खा गया जिसमें हमारे प्यारे बच्चे थे। अरे ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था कि इस नए घोंसले में हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये क्या हो गया? प्रिय, तुम अपने आप को संभालो प्रिय। हम कुछ और उपाय सोचेंगे। क्यों ना हम इस मामले में लोमड़ी बहन की मदद ले? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हम कल ही लोमड़ी बहन के पास जाएंगे। अगले दिन दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने दोनों के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी बहुत खुश हुए और खुशी से घर लौट आए। अगले दिन योजना अमल में लानी थी। वन में एक बहुत सुंदर सरोवर था। वहाँ उस राज्य की महारानी नहाने आया करती थी। योजना अनुसार कौवा काऊ काऊ करता आया और राजकुमारी के हीरो का हार चोंच में दबाकर उड़ गया। उसको देख सभी सैनिक उसके पीछे दौड़े। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर गया जहाँ सांप था। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के बिल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर सांप के बिल के पास पहुँचे। उनके सरदार ने बिल के अंदर झांका। उसने वहाँ हार और उसके पास में ही एक काले सांप को कुंडली मारते हुए देखा। तभी वो चिल्लाया, ओए, पीछे हट जाओ। यहाँ अंदर एक नाग है। इसी नाग ने राजकुमारी का हार चुराया है। मैं अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इस सांप को। सैनिकों के सरदार ने बिल के अंदर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और इस तरह लोमड़ी की सूझबूझ से कौवा और कौवी को उस दुष्ट सांप से छुटकारा मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परेशानी कोई भी हो, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सच्चा शासक। बहुत समय पहले की बात है। कंचन वन में शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था, पर वहाँ बिना राजा की स्थिति ऐसी हो गई थी जिसकी जो मर्जी हो वो करता था। वन में अशांति, मारकाट, गंदगी इतनी फैल गई कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया। कुछ जानवर शेर सिंह को याद करते थे। भाइयों, जब तक शेर सिंह ने राजपाट संभाला हुआ था, सारे वन में कितनी शांति और एकता थी। हाँ भाई, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये वन समाप्त ही हो जाएगा और हम सब जानवर बेघर होकर मर जाएंगे। तभी गोलू भालू बोला, अरे कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा यारो। क्यों ना सभी की सहमति से हम अपना कोई राजा चुन ले जो शेर सिंह की तरह हमें दोबारा एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से अमन शांति के स्वर गूंज उठे। क्या रे? अरे वाह उस्ताद, अरे मजा आ गया। क्या बात बोलिए बीड़ू। सभी गोलू भालू की बात से संतुष्ट थे, पर
पर समस्या ये थी कि राजा किसे बनाया जाए। सभी जानवर स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे। तभी सोनू मोरनी बोली, क्यों ना एक हफ्ते तक सभी को कुछ न कुछ काम दे दिया जाए। जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करेगा उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। सोनू मोरनी की बात सबको पसंद आई और फिर सभी जानवरों को उनकी योग्यता के आधार पर काम दे दिया गया। डिम्पी लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम, भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का काम, सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया और मोनू खरगोश को घास की सफाई का काम। जब एक हफ्ता बीत गया तो सभी जानवर अपने अपने कामों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हुए। सभी जानवरों ने अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया था। सिर्फ सोनू हाथी था जिसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। अब एक समस्या फिर खड़ी हो गई कि आखिर किसके काम को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाए। बुद्धिमान मोनू खरगोश ने एक तरकीब बताई। क्यों ना मतदान करा लिया जाए, जिसे सबसे ज्यादा मत मिलेंगे उसे हम अपना राजा चुन लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चुनाव हुआ और एक बड़े मैदान में सभी पशु पक्षी मत देने के लिए इकट्ठे हुए। मतदान समाप्त होने के 1 घंटे बाद मतों को गिनने का काम शुरू हो गया। ये क्या, सोनू हाथी गिनती में सबसे आगे चल रहे थे और जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे ज्यादा मतों से विजयी हो गए। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अरे ये हाथी कैसे जीत गया? ये तो अपना काम पूरा भी नहीं करता था। बिल्कुल, इसने तो कोई काम भी नहीं किया था। हाँ, अब क्या होगा पता नहीं। तभी पक्षी राज गरुड़ वहाँ उपस्थित हुए और उपस्थित सभी जानवरों को संबोधित करते हुए बोले, सोनू हाथी प्रतिदिन पत्थर लेकर गड्ढे जाता था, किंतु जब उसने देखा कि उस गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वो उन पत्थरों को उनमें न डालकर पास ही जमीन पर इकट्ठा करता रहा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़कर एक जीव को बचाना ज्यादा उपयोगी समझा। उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर हम पक्षियों ने तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखे वही सच्चे तौर पर राजा बनने का अधिकारी है। और क्योंकि वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से ज्यादा थी, इसलिए सोनू हाथी चुनाव जीत गया और वन का राजा बन गया। इस कहानी से हमें दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सारस की मक्कारी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक सारस रहता था। सारस बड़ा मक्कार था। वह मक्कारी में अपने आप को बहुत होशियार समझता था। तालाब में मछलियाँ, मेंढक और केकड़े भी रहते थे। सारस रोज मछलियों को पकड़कर खाता और आनंद से तालाब के किनारे सुख की नींद सोया करता था। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। सारस अब बूढ़ा हो चला था। पहले की तरह मछलियों को नहीं पकड़ सकता था। बड़ी कठिनाई से 1-2 मछली पकड़ पाता, पर 2-1 मछली से सारस का पेट कैसे भर सकता था। सारस रोज भूखा रहने लगा, पर रोज भूखा रहने से कैसे काम चल सकता था। वह सोचने लगा, इस तरह तो वह जल्दी ही मर जाएगा। पर सारस बहुत होशियार था। उसने भूख से बचने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन सुबह के समय सारस उदास होकर तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। मछलियां उसके सामने आती थी, पर वह उनकी ओर आंख उठाकर देखता तक नहीं। मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे यार, सारस को क्या हो गया है? वो मछलियों को क्यों नहीं पकड़ रहा? एक केकड़े ने आगे बढ़कर सारस से पूछा, सारस जी महाराज, आज क्यों उदास हो? आज मछलियों को नहीं पकड़ोगे? सारस ने बड़े ही दुख के साथ उत्तर दिया, हाँ भैया,
आज कुछ बात ही ऐसी है, मन बड़ा दुखी है। क्या बात है महाराज, कुछ हमें भी बताओ। बात ये है भैया, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। ये तालाब सुखा दिया जाएगा और यहाँ पर खेती की जाएगी। सारस अपनी बात समाप्त करते करते रुआसा सा हो गया। केकड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, सच कह रहे हो, अब ये तालाब सुखा दिया जाएगा? हाँ भैया, ये तालाब अब सुखा दिया जाएगा। बेचारी सारी मछलियाँ मर जाएंगी। जब से ये खबर मेरे कानों में पड़ी है, मेरे तो प्राण ही सूख गए हैं। कुछ ही देर में यह खबर सभी मछलियों, मेंढकों और केकड़ों में फैल गई। सब घबराकर दुखी हो उठे। सब सारस के सामने इकट्ठे हुए दुखी होकर कहने लगे, महाराज, ये खबर तो बहुत बुरी है। यदि ये तालाब सूख गया तो हम तो बिन मौत मारे जाएंगे। क्या इस संकट से बचने का कोई और उपाय नहीं है? एक उपाय है। यहाँ से दूर एक तालाब है। वो बड़ा तो है ही और गहरा भी है। यदि कोई उसे सुखाना चाहे तब भी आसानी से नहीं सुखा सकता। यदि तुम सब चाहो तो मैं तुम्हें उस तालाब में ले जा सकता हूँ। आपको छोड़कर इस समय हमारा और कोई रक्षक नहीं है महाराज। आप हमें अवश्य ही उस तालाब में ले जाने की कृपा करें। मैं अवश्य ही तुम्हें उस तालाब में पहुँचा दूंगा, पर तुमको मालूम है ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सबको एक साथ नहीं ले जा सकता। मैं सबको पहुँचा अवश्य दूंगा, पर तुम्हें बारी बारी से जाना होगा। मछलियाँ, मेंढक और केकड़े जल्द ही उस तालाब में पहुंचना चाहते थे। आगे कौन जाए, इस बात को लेकर सभी में तर्क वितर्क शुरू हो गया। इस तरह आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हो? मैं सबको उस तालाब में पहुंचा दूंगा, पर यह बात तो है ही कि जब एक बार किसी को यहाँ से लेकर उड़ूंगा तो थक जाऊंगा, फिर कुछ देर आराम करूंगा। अब वे सब करते तो क्या करते। सारस जल्दी ही कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ चला, पर क्या वह उन्हें दूसरे तालाब में ले जा रहा था? नहीं, तालाब में ले जाने का तो केवल बहाना था। कुछ दूर जाकर सारस एक चट्टान पर नीचे उतरा। वह उस चट्टान पर बैठकर उन मछलियों को खा गया। जब पेट भर गया तो वो सो गया। कुछ देर के बाद जब आँख खुली तो फिर भूख लगी। अब जब भूख लगी तो फिर तालाब के किनारे जा पहुंचा। वह जल्दी ही कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर फिर उड़ चला और फिर चट्टान पर उतरकर उन्हें भी खा गया। इस तरह जब सारस को भूख लगती, वह उड़कर तालाब पर पहुंच जाता और कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़कर चट्टान पर ले जाकर उन्हें खा जाता। धीरे धीरे तालाब की मछलियां बहुत कम होती चली गईं। एक दिन एक केकड़े ने सारस से पूछा, महाराज, आप मछलियों पर दया करके उन्हें तालाब में पहुंचा चुके हैं। अब मुझे भी यहाँ से ले चलने की कृपा करें। सारस ने सोचा, चलो आज इस केकड़े को ही क्यों ना खाया जाए। रोज रोज मछलियाँ खाकर मैं भी ऊब चुका हूँ। इस केकड़े को खाने से मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। सारस केकड़े को चोंच में दबाकर उड़ चला। जब वह चट्टान के पास पहुंचा तो नीचे उतरने लगा। केकड़े ने नीचे की ओर देखा। नीचे उसे कोई तालाब न दिखाई दिया। वे सोचने लगा, अरे यहाँ तो कोई तालाब नहीं है, फिर सारस मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? महाराज, यहाँ तो कोई तालाब नहीं है, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ मछलियों को ले गए थे। यहाँ तालाब कहाँ है? सारस हंस पड़ा। तुम्हें भी वहीं ले जा रहा हूँ। सभी मछलियों को उसी चट्टान पर ले गया था। केकड़े ने चट्टान की ओर देखा। उसने सोचा, अरे चट्टान के आसपास बहुत सी झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वह सारस की मक्कारी को समझ गया और बचने का उपाय सोचने लगा। उसने सारस की गर्दन और पंखों में अपने नुकीले पंजे चुभोने शुरू कर दिए। केकड़े के पंजे चुभोने से सारस की गर्दन कटकर नीचे धरती पर गिर पड़ी और इस तरह सारस को अपने बुरे काम का नतीजा मिल गया और तालाब में रहने वाले सभी मछलियाँ, केकड़े और मेंढक खुशी के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्वामी भक्त नेवला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे
जल्दबाजी में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें सोच समझकर करें, अन्यथा पछतावे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर में उसकी पत्नी और एक छोटे बच्चे के अलावा और कोई ना था। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चे को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन शाम के समय किसान अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसकी नजर नेवले के एक प्यारे से बच्चे पर पड़ी। अरे वाह, कितना सुंदर नेवले का बच्चा है। मटमैला रंग, चमकीली आंखें, झबरे बालों वाली सुंदर मूछें। इसे तो मैं अपने साथ ही घर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इस प्यारे और सुंदर नेवले के बच्चे को देखकर बहुत ही खुश होगी। किसान नेवले के बच्चे को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी से बोला, ये लो, मैं तुम्हें ये सुंदर नेवले का बच्चा दे रहा हूँ। अपने बच्चे के साथ साथ इसका भी पालन पोषण करना। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर और प्यारा बच्चा है। मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी और प्यार दूंगी। 7-8 महीने बीत गए। नेवले का बच्चा अब बढ़कर जवान हो चुका था, पर किसान का बच्चा अभी बहुत छोटा था। वह प्राय पालने में पड़ा पड़ा झूला करता था। एक दिन दोपहर के समय की बात है। किसान की पत्नी ने किसान से कहा, मुझे कुछ जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैंने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया है। जब तक मैं घर लौट कर ना आऊं, तुम कहीं मत जाना। बच्चे की देखभाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं चले जाओ और नेवला मेरे बच्चे को काट खाए। किसान बोला, नहीं नहीं, नेवला ऐसा कर ही नहीं सकता। देखा नहीं, वो हमारे बच्चे के साथ कितना घुल मिल गया है। और वैसे भी उसको हमने अपने बच्चे की तरह पाला है। फिर भी मुझे भरोसा नहीं है। आप कहीं मत जाना और बच्चे की देखभाल करना। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बच्चे के साथ ही रहूंगा। किसान की पत्नी किसान को सतर्क करके बाजार चली गई। कुछ देर बाद किसान के पास गांव के मुखिया का एक आदमी आया और बोला, एक जरूरी काम के सिलसिले में मुखिया जी ने आपको अपने घर बुलाया है। अब किसान करे तो क्या करे, बेचारा सोच में पड़ गया। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो मैं टाल देता। गांव के मुखिया के बुलाने को कैसे टाल सकता हूँ? ठीक है भाई, अगर जरूरी काम है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उधर किसान मुखिया के घर चला गया और इधर घर में सन्नाटा देखकर एक काला सांप बाहर निकला। सांप धीरे धीरे रेंगकर बच्चे के पालने की ओर आने लगा। वह पालने की ओर आने ही लगा था कि नेवले की सांप पर दृष्टि पड़ गई। फिर क्या था, नेवला बिजली की तरह झपट पड़ा। उसने देखते ही देखते सांप को अपने मुंह से उठा लिया और उसके कई टुकड़े कर दिए। नेवला सांप को मारकर बैठ गया। उसका मुंह और उसके पंजे खून में रंगे हुए थे। तभी किसान की पत्नी घर लौट आई। नेवले ने जब किसान की पत्नी को देखा तो वह उसके पास दौड़कर पहुंचा। किसान की पत्नी ने जैसे ही नेवले को देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ है। हाय हाय, अरे दुष्ट नेवले, तूने मेरे बच्चे को काट खाया। मैंने तो तुझे अपने बच्चे की तरह पाला था और तूने मेरे ही बच्चे को मार डाला। तुझ पर तो मुझे पहले से ही शक था। अब तू मेरे सामने ऐसे खड़ा है जैसे तूने कोई बहादुरी का काम किया हो। जरा रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। किसान की पत्नी आग बबूला हो रही थी। उसके हाथ में जो सामान की भरी हुई टोकरी थी, उसने वही नेवले के ऊपर फेंक दी। नेवला उसके नीचे दबकर दर्द से तड़पने लगा। फिर वो दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे की पालने की ओर गई। पालने में बच्चा बड़े आराम से सो रहा था और नीचे एक काला सांप मरा हुआ पड़ा था।
ये सब देखकर किसान की पत्नी को बात समझने में देर न लगी। हाय राम, ये मैंने क्या कर डाला। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मुझसे पाप हो गया। इस नेवले के प्यारे बच्चे ने तो मेरे बच्चे को भयानक काले सांप से बचाया था और मैंने इसे ही मार डाला। मुझसे पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। वे दौड़कर नेवले के पास पहुंची और टोकरी उठाकर देखा। सिर में चोट लगने के कारण नेवला मर चुका था। हाय राम, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मैंने इस नेवले की जान ले ली, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था। मैंने सच में बहुत बुरा किया। किसान की पत्नी का विलाप सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। जिसने भी इस घटना को सुना उसने यही कहा, नेवला बड़ा स्वामी भक्त था। कुछ देर बाद किसान भी घर लौट आया। पत्नी ने किसान को सारी घटना सुनाई। किसान ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, नेवले के मारे जाने का मुझे भी दुख है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उसने अपनी पत्नी को फिर से समझाया, अब रोने धोने से क्या लाभ। जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, पछतावे और दुख के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं लगता।